रिकैप के बाद आज का सेशन हम चालू करते हैं। तो ये 20% सेविंग जो है हमने लास्ट टाइम बात किया था, एज ग्रुप के हिसाब से होती है। 30 to 40 एज में हमें 20% सेविंग शॉर्ट टर्म में और 10% सेविंग लॉन्ग टर्म में करनी चाहिए, क्योंकि हमारा वो टाइम पे रिस्क एपेटाइट अच्छा होता है, हम रिस्क अच्छा ले सकते हैं। तो 20% सेविंग हम शॉर्ट टर्म जहाँ पे थोड़ी रिस्क हो सकती है वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन 10% सेविंग फिर भी हमें लॉन्ग टर्म में करनी चाहिए जहाँ पे रिस्क बिल्कुल नहीं होती है। 40 to 45 में हमें 15% सेविंग शॉर्ट टर्म में करनी चाहिए और 15% हमें लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं। और 45 के अबव जब हमारा रिस्क लेने की क्षमता, हमारा रिस्क एपेटाइट बिल्कुल कम हो जाता है, जहाँ पे रिस्क लेना एडवाइजेबल नहीं है, सलाह देने के काबिल नहीं है, वहाँ पे हमें सिर्फ 10% शॉर्ट टर्म में करनी चाहिए और 20% सेविंग हमें लॉन्ग टर्म में करनी चाहिए। क्यों ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म करना चाहिए हमें सेविंग? क्योंकि आज के दिन में सबको न्यूक्लियर फैमिली चाहिए और जॉइंट फैमिली का कल्चर आज के दिन में ऑलमोस्ट बंद हो गया है। तो ऐसे हालात में जब मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं और जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी जॉब जा सकता है, तो ऐसे हालात में अगर जॉब जाएगा तो हमारी लाइफस्टाइल फैमिली की नीचे आ सकती है और वो लाइफस्टाइल बचाने के लिए हमें सेविंग्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट टाइम मैंने बोला था कि प्लीज इनवाइट योर प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स को जो कि प्रोफेशनल हो उनको बुलाओ और तुरंत अपने लाइफ का मैप बनाओ, उनसे मैप ऑफ लाइफ आपका ड्रॉ करके लो। और सेविंग जो भी आपसे बनती है, भले 10% बने, भले 20% बने, भले 30% बने, आइडियली होनी चाहिए 30%। लेकिन अगर आइडियली 30% पॉसिबल नहीं है तो भले जो भी बनता है वो उससे शुरू करें, क्योंकि संत कबीर जी ने कहा है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी और बहुरी करोगा कब। तो आइए आज आगे देखते हैं कि ये 20% सेविंग पीपीएफ और एलआईसी में क्यों करनी चाहिए, क्यों एडवाइस करते हैं हम। तो इसका रीजन देखेंगे कि व्हाई प्लीज प्लीज जिनके यहाँ से आवाज आ रहा है प्लीज अपने आप को प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। चलो फिर आगे चलते हैं कि लॉन्ग टर्म प्रोविजन की जो बात की हमने, 20% सेविंग की बात जो हमने की कि वो एलआईसी और प्रोविडेंट फंड पीपीएफ और एलआईसी में ही क्यों करनी चाहिए। तो उसका रीजन हमने देखा कि एक हमने प्रिंसिपल जो देखे, वो सारे प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल हमने देखा, सातवां प्रिंसिपल जो था, वो सातवां प्रिंसिपल था मैप ऑफ लाइफ। जब हम कोई भी जर्नी शुरू करते हैं, भी मैप ऑफ लाइफ जब डिस्कस करेंगे तो उसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आज के सब्जेक्ट के लिए मैप ऑफ लाइफ अब जब जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे लाइफ में दो तरह के गोल होते हैं। एक होते हैं नॉट निगोशिएबल और एक होता है नाइस टू हैव। ये हमारा लाइफ का जब मैप ड्रॉ करते हैं तो इनिशियल फेज जो हमारे लाइफ का है, जैसे कि 0 to 20 और 25, जब हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, लर्निंग फेज होता है हमारे लाइफ का, उस फेज में हम सपोर्टेड होते हैं। किससे सपोर्ट मिलता है हमें? हमारे पेरेंट्स से हमें सपोर्ट मिलता है, हमारे पेरेंट्स से हम सपोर्टेड होते हैं। जब हमारा एजुकेशन कंप्लीट होता है, हम सर्विस, जॉब या बिजनेस शुरू करते हैं, कुछ सालों का फेज होता है कि जब हम इंडिपेंडेंट होता है, उस फेज में हमें सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, हमारी खुद की आमदनी होती है, हमारा खुद का इनकम होता है। और जैसे ही हमारी शादी हो जाती है, उसके बाद हमारे लाइफ का वो फेज शुरू हो जाता है जहाँ पे हमारा रोल सपोर्टिव होता है, हमें हमारे फैमिली के लिए सपोर्ट देना पड़ता है। इनिशियल फेज है सपोर्टेड, कुछ फेज है इंडिपेंडेंट, और ज्यादातर फेज जो लाइफ का है, ज्यादातर समय जो हम अपने लाइफ में बिताते हैं, उस सपोर्टिव फेज होता है। अभी हम अगर हमारे लाइफ का मैप ड्रॉ करें तो उस मैप में हमें पता चलेगा
कि सपोर्टिव फेज में ऐसे कौन कौन से स्टेशंस आते हैं या ऐसे कौन कौन से जंक्शंस आते हैं, ऐसे कौन कौन से मकाम आएंगे जहाँ पे हमें पैसों की और बड़े अच्छे खासे पैसों की जरूरत लगेगी। तो उस मकाम में, उस फेज में कुछ स्टेशंस होंगे जो नॉट निगोशिएबल होंगे, कुछ जंक्शंस ऐसे होंगे जो नॉट निगोशिएबल होंगे, और कुछ जंक्शंस है वो ऐसे होंगे जो नाइस टू हैव होंगे। क्या होता है ये नॉट निगोशिएबल और नाइस टू हैव? तो नॉट निगोशिएबल का मतलब है कि ये हमारे बच्चों के लिए अगर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देना है, अगर हमारे बच्चों का अगर ग्रैंड मैरिज करना है, अगर हमें खुद को रिच रिटायर होना है, अच्छी खासा रिटायरमेंट प्रोविजन करना है, तो ये जो हमारे गोल्स होते हैं, ये जो हमारी जिम्मेदारियां होती है हमारे लाइफ की, वो होती है नॉट निगोशिएबल, कि जिसमें कोई निगोशिएशंस नहीं चलेगा, जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, जिसमें कोई समझौता नहीं चलेगा। लेकिन कुछ ऐसे गोल्स होते हैं, कुछ ऐसे मकाम आते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जो होती है नाइस टू हैव, मतलब हमें वो चीजें मिले तो हमें अच्छा लगेगा। जैसे कि छोटा घर में रह रहे बड़ा घर लेना मेरा सपना होता है, मेरी जरूरत होती है, नीड होती है। बड़ी गाड़ी लेनी, अगर छोटी गाड़ी है बड़ी गाड़ी लेनी, वो मेरा सपना हो सकता है, वो मेरी नीड हो सकती है। लेकिन ऐसी जो चीजें हैं, अच्छा मोबाइल लेना, अच्छी गाड़ी लेना, अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट लेना, अच्छा घूमने को जाना, ये जो जंक्शंस है जरूरी है। लेकिन दो जंक्शंस, दो स्टेशंस आर नाइस टू हैव, कि उनके ना होने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये जंक्शंस, ये स्टेशंस है लाइफ में जो हमारे नॉट निगोशिएबल होते हैं। और जब हमें प्रोविजन करना है नॉट निगोशिएबल जंक्शंस का या स्टेशंस का, उसके लिए हमें रिटर्न्स कैसे होने चाहिए? गारंटीड रिटर्न्स होने चाहिए, गारंटीड। और गारंटीड रिटर्न्स हमारे शॉर्ट टर्म सेविंग के जो हमने टूल्स बताए, इंस्ट्रूमेंट्स बताए, उसमें गारंटीड रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। और जैसे कि नाम ही बता रहा है, जैसे कि नेम इंडिकेट्स, दीज गोल्स आर नॉट निगोशिएबल। ये जो हमारी जिम्मेदारियां होती है वो निगोशिएबल नहीं है, कॉम्प्रोमाइज करने वाली नहीं है। ना ही हम कुछ समझौता कर सकते हैं हमारे बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनके शादियों के लिए और अपने रिटायरमेंट के लिए। कोई समझौता जहाँ पे नहीं होता है, वहाँ पे जो गारंटीड नहीं है ऐसे रिटर्न्स चलेंगे नहीं। और गारंटीड रिटर्न्स के लिए, फिक्स प्लानिंग के लिए हमें चाहिए कि हमें नाइस टू हैव और नॉट निगोशिएबल गोल्स में हमने देखा कि नॉट निगोशिएबल के लिए हमें गारंटेड रिटर्न चाहिए। और गारंटेड रिटर्न्स मिलेंगे कहाँ पे? तो गारंटेड रिटर्न्स बनाने का दो तरीके होते हैं, या रिटर्न्स बनाने के दो तरीके होते हैं। अगर हम देखें तो रिटर्न्स जो भी हमें मिलते हैं या कुछ भी गोल हम डिसाइड करें, फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि भले हमारे बच्चों का एजुकेशन है, हमारे बच्चों का मैरिज का प्रोविजन है, या हमारे रिटायरमेंट का प्रोविजन है, वो प्रोविजन करने के लिए या कोई भी एसेट क्रिएट करने के लिए, अगर एसेट हमें क्रिएट करना है इसके लिए, तो एसेट क्रिएशन के हमारे पास दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है सेव एंड क्रिएट। पहला तरीका है एसेट बनाने का या प्रोविजन करने का, सेव एंड क्रिएट। क्या होता है ये सेव एंड क्रिएट? आइए इसके ऊपर आज चर्चा करते हैं। सेव एंड क्रिएट का मतलब कि हम बचत करना शुरू करें पहले से। देखिए यहाँ पे ये ग्राफ हमें बताता है कि हमने यहाँ से बचत शुरू किया, पहले साल हमने इतनी बचत की, दूसरे साल हमने इतनी बचत की, तीसरे साल बचत की, और हमारी बचत और उसके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट या ब्याज बढ़ते जाके बढ़ते जाके बढ़ते जाके यहाँ पे देखो हमारे लिए एक एसेट क्रिएट हो गया। देख रहे हो आप स्क्रीन पे कि हमने सेविंग शुरू किया और सेव करते गए करते गए करते गए, और हमारे लिए वो एक एसेट क्रिएट हो गया। और इस तरीके से
हमने हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए, हमारे बच्चों के मैरिज के लिए या हमारे खुद के रिटायरमेंट लाइफ के लिए एक एसेट क्रिएट की। और ये सेव एंड क्रिएट का जो फॉर्मूला है वो हर किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए, हर किसी एवेन्यू के लिए लागू पड़ता है कि हर एक एवेन्यू में, भले बैंक है, भले पोस्ट ऑफिस है, भले म्यूचुअल फंड है, भले शेयर मार्केट है, कुछ भी है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेविंग करते जाते हैं, सेविंग करते जाते हैं, और धीरे धीरे एसेट बनना शुरू हो जाता है। और डिजायर्ड टाइम जब खत्म होता है, मैच्योरिटी का पीरियड आता है, हमें अच्छी खासी अमाउंट मिलती है जिसको हम मैच्योरिटी कह सकते हैं, रिटर्न्स कह सकते हैं, तो अच्छी एसेट बन जाती है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सेविंग करते जाते हैं और एक एसेट क्रिएट करते हैं। ये आम तौर पे जाना माना और आम तौर पे सबको चाहिता यही फॉर्मूला है कि सेव एंड क्रिएट। लेकिन इस सेव एंड क्रिएट के फॉर्मूले में कुछ आम जरूरतें हैं। इस सेव एंड क्रिएट फॉर्मूले के जरिए अगर मुझे एसेट बनानी है, अगर मुझे प्रोविजन करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रेगुलरली सेविंग करना पड़ेगा। अभी रेगुलरिटी इज की टू वेल्थ बोला जाता है, और ये हमारा दूसरा प्रिंसिपल है जिसके ऊपर हम बात करेंगे इसके बाद में। लेकिन इसमें बात आती है कि अगर हमें सेव एंड क्रिएट फॉर्मूले के जरिए सेविंग करनी है या एसेट क्रिएट करनी है, तो मुझे रेगुलरली सेविंग करना पड़ेगा। इरेगुलरिटी उसमें नहीं चलेगी। अगर मैं बीच में सेविंग करना बंद कर दिया, तो एक बार बंद करना हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। कैसे नुकसान पहुंचा सकता है हम थोड़ा सा आगे देखेंगे उसको। तो उसकी पहली कंडीशन है सेव एंड क्रिएट फॉर्मूले की, पहली कंडीशन जो है सेव एंड क्रिएट फॉर्मूले की, वो पहली कंडीशन है रेगुलरिटी, रेगुलरली हमें सेविंग करना पड़ेगा। उसके बाद उस दूसरी कंडीशन है डोंट विदड्रॉ। दूसरी कंडीशन है डोंट विदड्रॉ। अगर मुझे मेरी डिजायर्ड एसेट बनानी है, अगर मुझे मेरे चाहिता या मेरा जितना चाहिए उतनी अमाउंट मुझे बनानी है, फॉर एग्जांपल मुझे अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए 50 लाख का फंड बनाना है, या मेरे बच्ची के मैरिज के लिए मुझे 1 करोड़ रुपए का फंड बनाना है, क्रिएट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रेगुलरली सेव करना पड़ेगा। मैं बीच में रुक नहीं सकता। कभी भी अगर रुकूंगा तो उसका इंटरेस्ट रेट पे बड़ा असर हो जाता है। उसी तरह से मुझे विड्रॉ करके नहीं चलेगा, जो जो कि मैक्सिमम हर एक इंस्ट्रूमेंट में, चाहिए वो बैंक का डिपॉजिट हो, कंपनी डिपॉजिट हो, म्यूचुअल फंड हो, शेयर मार्केट हो, गोल्ड हो, प्रॉपर्टी, वॉटेवर कुछ भी इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट में हमें विड्रॉ करने की फैसिलिटी होती है। और जब भी जरूरत पड़े तो हम उसमें से विड्रॉ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। और ऐसे निकाल लेंगे तो एसेट क्रिएट होगी क्या, नहीं, एसेट क्रिएट नहीं होगी। तो सेव एंड क्रिएट फॉर्मूले से हमें एसेट बनाते हैं, तो हमें क्या है कि रेगुलरली सेव करना पड़ेगा। और दूसरा नियम है उसका, कि कंडीशन है उसकी कि डोंट विड्रॉ, विड्रॉ नहीं करना है। और तीसरी, अच्छा ये दोनों भले हम मान भी ले, भले दोनों में हम समझ भी ले, लेकिन तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज सबसे है कि नियम है कि सेव एंड क्रिएट फॉर्मूले के जरिए अगर हम एसेट बनाना चाहे तो ये नियम है कि हमें लिव दैट लॉन्ग, तब तक जीना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर मैं सेविंग किए जा रहा हूं और सर्टन पीरियड मैंने पकड़ा है, 15 साल 20 साल वॉटेवर, तो तब तक मुझे जीना पड़ेगा, ये पहली कंडीशन है। तो ये दो कंडीशन जो पहली है, शायद इसको मैं फॉलो कर भी पाऊं, लेकिन ये तीसरी कंडीशन जो है कि लिव दैट लॉन्ग, कि तब तक जीना पड़ेगा, क्या ये मेरे हाथ की बात है, क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है? वो मेरे हाथ में नहीं है, वो तो भगवान के हाथ में है। और फिर ऐसे हालात में कि जो चीज मेरे हाथ में है ही नहीं, तो उस चीज उसको फॉलो करके मैं कैसे मेरी बच्चों के एजुकेशन के लिए या मेरे बच्चों के मैरिज के लिए या अपने रिटायरमेंट के लिए मैं कैसे एसेट बना सकता हूँ? तो ये संभव नहीं है। तो सेव एंड क्रिएट
फॉर्मूले से एसेट बनाने के बदले एक दूसरा फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं क्रिएट एंड सेव। और एक क्रिएट एंड सेव फॉर्मूले से और किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ये फॉर्मूले से एसेट क्रिएट नहीं होती है, नॉट इवन इन पीपीएफ। हमने बात की कि लॉन्ग टर्म की प्रोविजन पीपीएफ और एलआईसी से करनी चाहिए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म की प्रोविजन ना बैंक से होती है। एक क्रिएट एंड सेव की प्रोविजन जो है ना बैंक से होती है, ना पोस्ट से होती है, ना आरडी से होती है, ना एफडी से होती है, ना म्यूचुअल फंड से होती है। और यहाँ तक कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड या पीपीएफ से भी क्रिएट एंड सेव की प्रोविजन नहीं हो सकती, और वो सिर्फ और सिर्फ एलआईसी के जरिए हो सकती है। कैसे एलआईसी के जरिए हो सकती है? तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि डे वन में एलआईसी के जरिए अगर हम ये एसेट क्रिएट करेंगे तो डे वन में जो मुझे लास्ट डे में डिजायर्ड अमाउंट है कि मेरे सपोज 15 साल के बाद मुझे 50 लाख की एसेट बनानी है मेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए, या 50 लाख का फंड मुझे बनाना है जो मेरे बच्चे की एजुकेशन के लिए, उसके मैरिज के लिए काम आए या मेरे रिटायरमेंट के लिए काम आए। और ये 50 लाख का फंड, उसके लिए मैं सेविंग किए जाओ, अभी शुरुआत करूं सेविंग की, तो इस फॉर्मूले के जरिए अगर मैं जाता हूं तो पहले ही दिन मेरी ये एसेट क्रिएट हो जाती है, जो कि दुनिया में किसी भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से पहले दिन एसेट क्रिएट नहीं होती है। दुनिया में कोई भी दूसरा तरीका ऐसा नहीं है कि जिससे पहले दिन आप एसेट बनाओ। अगर मुझे 50 लाख की एफडी चाहिए, फिक्स डिपॉजिट 50 लाख का अगर मुझे क्रिएट करना है अपने बच्चे के एजुकेशन, मैरिज या अपने रिटायरमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म की प्रोविजन के लिए, लॉन्ग टर्म की नीड के लिए, तो ये 50 लाख का प्रोविजन मुझे सेव करते 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 ही क्रिएट होगा। लेकिन ऐसा दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट है क्या कि जो पहले दिन मुझे पहले दिन से 50 लाख की गारंटी दे? तो दूसरा ऐसा कोई भी एवेन्यू नहीं है इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे, इस धरती पे। ऐसा इंश्योरेंस छोड़ के, एलआईसी छोड़ के ऐसा दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो आपको पहले दिन से गारंटी देगा। क्योंकि इन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी में क्या होता है कि कभी भी आप देखो, पहले दिन से जब से हम पॉलिसी लेते हैं और तब से मैच्योरिटी तक, भले डेथ हो जाए बीच में, डिसेबिलिटी आ जाए या डिसीज हो जाए या फिर मैच्योरिटी हो, सम एश्योर्ड एंड बोनस इज गारंटीड फ्रॉम डे वन। इन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, एलआईसी में क्या फैसिलिटी है कि डे वन से, आज पॉलिसी लिया तब से लेके मैच्योरिटी तक हमें सम एश्योर्ड, बोनस ऑलवेज गारंटेड। चाहे पॉलिसी लेने के बाद दूसरे दिन डेथ होती है, सम एश्योर्ड और बोनस मिलेगा। भले 5 साल के बाद होती है, सम एश्योर्ड और बोनस इज गारंटेड। भले 10 साल के बाद अगर डेथ हो जाए, डिसीज हो जाए, डिसेबिलिटी आ जाए, सम एश्योर्ड प्लस बोनस इज गारंटेड। या मैच्योरिटी हो जाए, मैच्योरिटी में भी सम एश्योर्ड और बोनस मिलना ही है, जो कि और किसी भी इंस्ट्रूमेंट में पॉसिबल नहीं होता। तो लॉन्ग टर्म की प्रोविजन हमें गारंटेड तरीके से अगर चाहिए, नॉट निगोशिएबल, हमारे जो गोल्स होते हैं उन नॉट निगोशिएबल गोल्स की, उन नॉट निगोशिएबल स्टेशंस और जंक्शंस की हमारे लाइफ के मैप में प्रोविजन अगर गारंटीड करनी है, जो निगोशिएशंस जहाँ पे पॉसिबल नहीं है, समझौता पॉसिबल नहीं है, या तो फिर समझौता गमन से कर लो। जहाँ पे समझौता पॉसिबल नहीं है उसके लिए गारंटीड प्रोविजन अगर करनी है तो सिर्फ और सिर्फ एलआईसी के बगैर दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एलआईसी में दुनिया में सम एश्योर्ड मतलब क्रिएटेड एसेट, सम एश्योर्ड का मतलब होता है जो भी बीमा राशि है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 50 लाख की पॉलिसी लेता हूँ, हो सकता है 10,000 रुपया महीने का है, तो 10,000 रुपया देने से मात्र
सिर्फ 10,000 रुपया मैंने दिया है और मुझे गारंटी अगले दिन भी अगर डेथ हो जाए, डिसेबिलिटी हो जाए, डेथ डिसीज हो जाए, गारंटी है मुझे पूरे समय छोड़ 50 लाख की। मतलब सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस में मैं पहले दिन में एसेट क्रिएट कर देता हूं अगेंस्ट डेथ, डिसेबिलिटी और डिसीज, जो कि मेरे हाथ में नहीं है। बाकी के दो चीजें भी जो कंडीशंस है कि मुझे रेगुलरली भरना पड़ेगा, विड्रॉ नहीं करना है साइमल्टेनियसली। तीसरी जो चीज है कि लिव दैट लॉन्ग, अगर वो मेरे हाथ में नहीं है, मैं भले नहीं जीऊं तो क्या होगा, तो मेरा गोल पूरा नहीं होगा, मेरा सेविंग बीच में बंद टूट जाएगा। तो ये सेविंग टूटे नहीं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ही इंस्ट्रूमेंट पॉसिबल ये फैसिलिटी देता है और कुछ नहीं है। अच्छा, क्या टाइम हो गया है? है टाइम और 12:15 हुई। 12:15 और 15 मिनट है। तो आइए हम करते हैं इसके आगे। सेकंड जो है प्रिंसिपल या सेकंड नियम, स्वर्ण नियम जिनको हमने कहा प्रिंसिपल्स ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, उसमें है रेगुलरिटी इज की टू वेल्थ। आइए इसके ऊपर आज चर्चा करते हैं थोड़ी सी। पहला हमने देखा इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस, और दूसरा सुवर्ण नियम है वेल्थ मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल प्रिंसिपल है रेगुलरिटी इज की टू वेल्थ। क्यों रेगुलरिटी इज की टू वेल्थ? तो थोड़ा सा टेक्निकल भले हो जाएगा, थोड़ा सा प्लीज बेयर विथ मी, क्योंकि फाइनेंशियल सब्जेक्ट ही टेक्निकल है। मैं कोशिश करूंगा जितना आसानी से समझा सकूं। तो अगर वेल्दी होना है, सक्सेस हासिल करना है, तो रेगुलरली सेव करना पड़ेगा। पहले भी फिर इसमें हमने देखा, क्योंकि इरेगुलरिटी जो है वो इरेगुलरिटी स्नेक और लैडर गेम जो होता है, सांप सीढ़ी का जो खेल होता है उसकी तरह होता है। मैं पहले से रेगुलरली सेविंग करता जाऊंगा 1 से लेके 100 तक, तभी रेगुलरली करूंगा तब मैं विन हो जाऊंगा, तब मैं जीत सकूंगा, या तब मैं सक्सेस हासिल कर पाऊंगा। इन बिटवीन मुझे मेरे बोनसेस और मेरे इंटरेस्ट मुझे सीढ़ियों के जरिए हाइट दे सकते हैं, लेकिन जो इरेगुलरिटी है, अगर बीच में मैं करना बंद किया तो वो सांप बन के मुझे निगल के 99 तक मैं पहुंचाऊं, लेकिन अगर इरेगुलरिटी यहाँ पे भी मैं करूं तो निगल के मुझे फिर से 4 पे लाके छोड़ेगा। देखो, तो इसको थोड़ा और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे, मतलब थोड़ा फैक्ट्स एंड फिगर्स में देखते हैं, सिर्फ ऐसे बातों बातों से नहीं। एक्चुअल एक्सेल सीट में मैंने जो हमने बात बनाया है मैंने, उसकी बात करते हैं। कि देखो यहाँ पे है, जस्ट एक एग्जांपल के लिए हमने लिया है कि 1 साल से लेके 20 साल तक हमने, अच्छा इसमें हमने LIC की बात फिर मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी को ऐसा नहीं लगे कि मैं LIC का मार्केटिंग कर रहा हूँ। इसमें भले हो सकता है बैंक में, भले हो सकता है PPF में, लेकिन एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट की है, LIC, PPF, बैंक, पोस्ट, कुछ भी हो सकता है जो गारंटी है। तो उसमें मैं हर महीने 1 लाख रुपया, मतलब साल का 12 लाख रुपया सेव कर रहा हूँ मेरे से, या माइनस 12 लाख, मतलब मेरे जेब से हर साल 12 लाख रुपया आउटगो है, जा रहा है। तो 12 लाख रुपए से 20 साल में मेरे जेब से कितना जाएगा? कोई मुझे हेल्प कर सकता है? 12 लाख रुपया हर साल का अगर जाता है तो 10 साल में कितना हो गया? मैं अकेला तो बात नहीं कर रहा हूं, आप मेरे साथ में हो सब? आप 2,40,00,000 रुपया। हाँ, बराबर, थैंक यू। तो प्लीज, थैंक यू वेरी मच। 10 साल में होता है 1,20,00,000, और 20 साल में होता है 2,40,00,000।
तो मेरे जेब से गया 2,40,00,000, और जिसका रिटर्न से प्लस 4,80,00,000 है, प्लस 4,80,00,000 मतलब ये मुझे आ गया। एक्सेल में ऐसा होता है कि एक्सेल फॉर्मूले जब हम डालते हैं तो ऐसा होता है कि माइनस फिगर डालेंगे तो आउट गो है, वो मेरे जेब से जा रहा है, और अगर माइनस साइन नहीं है, प्लस है, माइनस आ नहीं है रहा मतलब इटसेल्फ प्लस है, वो में पैसा आ रहा है। है। तो ये मुझे आया कितना, 4 करोड़। 4,80,00,000। अगर 12 लाख रुपया साल का जाने से 20 साल में 2 करोड़ रुपया, 2,40,00,000 जाने के बाद अगर 4,80,00,000 आता है, तो मुझे रिटर्न्स कितना मिला है हाँ, इसमें, अपने को भी करवा कहा था ना 6% रिटर्न मिला है। रिचार्ज। इंस्ट्रूमेंट कोई भी है, LIC है ऐसा नहीं, इंस्ट्रूमेंट कोई भी है, भले PPF है, भले बैंक का FD RD है, या पोस्ट का RD है, कुछ भी है, लेकिन अगर मेरे जेब से 2,40,00,000 रुपया 20 साल में जाके मुझे 20 साल के बाद 4,80,00,000 अगर मेरे हाथ में मिलता है, तो उसका मतलब मुझे 6% इंटरेस्ट मिल गया। क्या हुआ, 6% इंटरेस्ट मिला। और इसमें देखो आप, मैंने हर साल, हर साल बिना नागा, कभी भी बिना छूट लिए, बिना डिसकंटिन्यू किए, रेगुलरली, क्योंकि रेगुलरिटी इज की टू वेल्थ कहा है हमने, तो रेगुलरली हर साल मैंने पैसा भरा है, कभी भी इसमें छूट नहीं ली, कभी भी इसमें मैंने नागा नहीं डाला, और मुझे 4,80,00,000 मिला, तो मुझे रिटर्न्स कितने मिले, 6%। अभी इसी को आगे देखते हैं। अगर यही इन्वेस्टमेंट का तरीका फ्लेक्सिबल हो, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, फ्लेक्सिबल का मतलब है कि मुझे 12 लाख रुपया हर साल भरने की कोई कंपल्शन नहीं है। अगर मैं ऐसा इंस्ट्रूमेंट ढूंढूं जैसे कि बैंक का डिपॉजिट है, हर साल कितना डालना है अगर मेरे हाथ में नहीं हो, भले म्यूचुअल फंड हो, शेयर मार्केट हो, कोई भी दूसरा इंस्ट्रूमेंट जिसमें हर साल मैं इतना कंपलसरी भरूं, इसका कोई कंपल्शन नहीं हो, जब मुझे 12 लाख भरना है मैं 12 लाख भरूं, जब मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं 1 लाख भरूं, कभी कभी मैं 50,000 भरूं, कभी मैं 1.5 लाख भरूं, फिर कभी 12 लाख भरूं, कभी 1 लाख भरूं, कभी भरूं ही नहीं, कभी कभी किसी साल में पैसे नहीं हो तो भरूं ही नहीं, फिर कभी 2 लाख भरूं। ऐसा नहीं कि 12 लाख, कभी कभी 12.5 लाख, या कभी पैसे आने के बाद 26 लाख भी भरूं। ऐसा नहीं है कि 12 लाख ही, कभी ज्यादा भरूं, कभी कम भरूं, कभी भरूं ही नहीं। ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी अगर मेरे पास हो, और इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल भी होता है 2,40,00,000। 20 साल में मैं 2,40,00,000 ही भरूं, जैसे मैंने पहले टेबल में भरा, पहले कॉलम में मैंने जैसे 12 लाख के हिसाब से 2,40,00,000 भरा, लेकिन रेगुलरली भरा। दूसरे टेबल में भी मैंने 2,40,00,000 ही भरा, लेकिन फ्लेक्सिबल तरीके से भरा। कैसे भरा, फ्लेक्सिबल तरीके से, कभी चाहिए तभी भरू, कभी दिल नहीं माने तो नहीं भरू, ज्यादा भरू, कम भरू, मेरी मर्जी से भरू, भरू उतना ही, 2,40,00,000। और रिटर्न्स भी उस इन्वेस्टमेंट में, रिटर्न्स भी मुझे 6% ही मिले, तो 6% से मुझे रिटर्न्स कितने आएंगे, 3,50,00,000। तो रेगुलरिटी से मैं 12 लाख भरते जाऊं, एक्सेल में किया हुआ है मैंने आपके सामने, एक्चुअली एक्सेल दिखा सकता तो और अच्छा होता था, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था, तो मैंने यहाँ पे मैंने करके फिर वो आप यहाँ पे डाला है। आप भी कर सकते हो खुद भी, माइनस वो फॉर्मूला डाल के, कि 12 लाख हर साल जाएगा, 2,40,00,000 रुपया जाएगा, और 4,80,00,000 मतलब 6% के इंटरेस्ट से मुझे मिलता है। अभी इस तरीके में सेकंड वे में फ्लेक्सिबल तरीके के इन्वेस्टमेंट में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और वहां पे भी मुझे 6% का इंटरेस्ट मिलता है, फिर भी, और पैसा भी उतना ही जाता है, फिर भी रिटर्न्स मेरे हाथ में कितने हो गए, 3,50,00,000। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे रिटर्न्स भले सेम मिले, मेरे इन्वेस्टमेंट भले सेम हो, फिर भी मेरे हाथ में पैसा आने वाला सेम हो,
उसकी कोई गारंटी नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ Yes, में आ रहा है? यस। इसको थोड़ा और आगे देखते हैं। एक दूसरा तरीका है फ्लेक्सिबल का, कि जिसमें इसमें भी मैंने वही किया है जो यहाँ पे किया है। इसमें भी मैंने सेम सेकंड कॉलम में जो पैसे डाले हैं उतने ही पैसे डाले हैं। 2,40,00,000 रुपया ही मेरे जेब से गया है। मैंने सेकंड टेबल में जहाँ पे नहीं भरा है वहां पे इसमें भी नहीं भरा है। सेकंड टेबल में जिसमें जितना जितना भरा है उस साल उतना ही भरा है। मेरे जेब से 2,40,00,000 ही गया है, जैसे कि पहले और दूसरे टेबल में गया है। और यहाँ पे रिटर्न्स मुझे आया 4,80,00,000, जो कि पहले टेबल में मुझे आया था उतना। देखो आप ध्यान से, थोड़ा सा मैंने बोला शुरुआत में जिक्र जैसे मैंने किया, थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, लेकिन प्लीज ट्राई टू बेयर विथ मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोशिश करिए, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ जितना उसको आसान बना सकूं। कि पहले टेबल में मैंने देखा कि 12 लाख रुपया हर साल, और उस तरीके से 2,40,00,000 जाके मुझे आया 4,80,00,000, मुझे मिला 6% इंटरेस्ट। दूसरे तरीके में मैंने देखा कि फ्लेक्सिबल, मुझे जब चाहिए जितना चाहिए मैंने भरा, जब चाहिए मर्जी की भरा, जब चाहिए मर्जी की नहीं भरा। 6% इंटरेस्ट से मुझे 3,50,00,000 मिला। और तीसरे तरीके में सेम मेरा वही इन्वेस्टमेंट है, 2,40,00,000 रुपया पूरे 20 साल में 2,40,00,000 ही भरा है। जब आया तब भरा, जब ज्यादा आया ज्यादा भरा, जब कम आया कम भरा, जब पैसा नहीं था भरा नहीं। और मुझे रिटर्न्स मिला 4,80,00,000। तो रिटर्न्स कितना दिखता है? 10%। अगर 3,50,00,000 मिलता है इसी तरह से भरने से, तो रिटर्न्स कितना आता है? 6%। अगर 4,80,00,000 आता है इस तरह से भरने के बाद, तो रिटर्न्स कितना, ब्याज कितना हो गया? 6%। 10%। आप समझ रहे हो? 10। अगर यही 2,40,00,000 इस तरीके से भरूं और मुझे 3,50,00,000 मिले, तो मुझे ब्याज कितना मिला? 6%। इसी तरीके से मैं 2,40,00,000 भरूं और मुझे 4,80,00,000 मिला, तो मुझे ब्याज कितना मिला? 10%। और वही मैं 2,40,00,000 भरूं और मुझे 4,80,00,000 मिले पहले तरीके में, तो ब्याज कितना मिला? 6%। मतलब आपको आपके जेब में कितना पैसा आता है? 4,80,00,000। यहाँ भी 4,80,00,000, लेकिन रिटर्न्स यहाँ पे कितना दिखता है? 10%। और यहाँ पे कितना दिखता है? 6%। तो रिटर्न्स ज्यादा है, इसका मतलब एक्चुअल हाथ में पैसा ज्यादा आया है, ऐसी कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। अगर हमें कोई बताता है कि आपको रिटर्न्स ज्यादा है, तो रिटर्न ज्यादा है का मतलब पैसे ज्यादा मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर वहां पे रेगुलरिटी का नियम, रेगुलरिटी का कंपल्सन हम फॉलो नहीं करेंगे, तो ज्यादा रिटर्न्स होने के बावजूद हमें हाथ में पैसे कम आ सकते हैं। इसको और थोड़ा आगे देखते हैं विस्तार में, कि जहां पे हमने अभी 2 टेबल में तो हमने विड्रॉ नहीं किया, तीसरे टेबल में हम विड्रॉ भी करते हैं। कि जैसे कि म्यूचुअल फंड वगैरह अलग अलग एवेन्यूज में हमें विड्रॉवल की फैसिलिटी भी होती है। परसों हमने हमारे एक टीम मेंबर से बात की, उन्होंने बोला 15-16 साल से उन्होंने, या 20 साल से ज्यादा, बहुत साल हो गए वो पैसा भर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, लेकिन लास्ट तक उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया, उन्होंने बीच में भी विड्रॉ किया है। तो विड्रॉवल की फैसिलिटी जहाँ पे उपलब्ध है, यहाँ पे देखते हैं कि 12 लाख सेम मैंने वही 2,40,00,000 रुपया ही भरा है। अगर इसकी टोटल आप करो तो इसमें भी मैंने मेरे जेब से 2,40,00,000 ही गया है, लेकिन इसमें 2 बार मैंने विड्रॉ किया है। एक 7वें साल में 25 लाख विड्रॉ किया है, और एक 12वें साल में 25 लाख विड्रॉ किया है। और बावजूद इस विड्रॉवल के मेरे हाथ में लास्ट में 20 साल के बाद कितने आए हैं? 4,80,00,000। और फिर रिटर्न्स कितना दिखता है? 12%। मतलब मुझे पैसे उतने ही मिले, लेकिन रिटर्न्स कितना दिख रहा है? 12%। इसका मतलब अगर कोई मुझे बताए कि भाई तुम ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा, तो मुझे उसके पीछे मतलब खुश होने की जरूरत नहीं है। कि ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा मतलब ज्यादा पैसा मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। ज्यादा रिटर्न्स तभी मिलेगा
जब मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को रेगुलर करूंगा। ज्यादा रिटर्न्स तभी मिलेगा जब मैं उसको विड्रॉ नहीं करूंगा। मेरे हाथ में ज्यादा पैसे तभी आएंगे जब मैं मन मर्जी से अपने पैसे भरूं, ये नहीं करूं। जब चाहे तब भरूं, जितने चाहे तब भरूं, मर्जी होए नहीं भरूं, जब चाहे निकाल लूं, तो उससे रिटर्न्स भले ज्यादा आएगा लेकिन हाथ में पैसे ज्यादा आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। और एक ये लास्ट देखते हैं कि जिसमें विड्रॉल अवेलेबल है, तो उतना ही 2,40,00,000 रुपया भरा, उतना ही रिटर्न्स लिया, और अगर मुझे 2,80,00,000 मिलता है, अगर मुझे 2,80,00,000 मिलता है 4,80,00,000 के बदले, तो रिटर्न्स कितना आता है? 6%। तो पहले तरीके में मैंने 12 लाख 20 साल भरा, 2,40,00,000 भरा। लास्ट के तरीके में भी 12 लाख रुपए के हिसाब से, या ये टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी 2,40,00,000 की है, लेकिन यहाँ पे 2,80,00,000 मिलके मुझे 6% रिटर्न है, और यहाँ पे भी 4,80,00,000 मिलने भी 6% के ही रिटर्न है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब जाहिर है कि इसका मतलब है कि ऑलवेज रेगुलरिटी इज की टू वेल्थ एंड नॉट द यील्ड, आईआरआर और रिटर्न्स। यील्ड, आईआरआर या रिटर्न्स मतलब वेल्दी होना नहीं है, वेल्थ हासिल करना नहीं है। तो वेल्थ हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रेगुलरली सेविंग करना पड़ेगा। और जो फैसिलिटी हमें सिर्फ और सिर्फ एलआईसी में मिलती है, पीपीएफ में भी नहीं मिलती है। पीपीएफ में भी मिनिमम 500 रुपया और मैक्सिमम लिमिट नहीं है, इतना इन्वेस्टमेंट हम हर साल कर सकते हैं। तो हमारे लॉन्ग टर्म के प्रोविजंस के लिए, लॉन्ग टर्म के गोल्स के लिए सिर्फ और सिर्फ क्रिएट एंड सेव का फॉर्मूले के जरिए, और वो भी सिर्फ एलआईसी के जरिए ही क्यों बेनिफिट हो सकता है? क्योंकि एलआईसी में रेगुलरिटी नहीं इंपॉर्टेंट है। अगर रेगुलरली पैसा नहीं भरेंगे तो हमें फाइन आ जाता है। कोई प्रीमियम अगर हम रोके, कोई प्रीमियम हम भरे नहीं, तो हमें उसके ऊपर क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट, फाइन देना पड़ता है। और वो पनिशमेंट के डर से, वो फाइन के डर से हम रेगुलरिटी को मेंटेन करते हैं, भले ही डर से ही क्यों ना सही। भाव और भाव, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है सक्सेस पाने के लिए, कहा जाता है। तो भले भय से ही क्यों नहीं, भले भाव से ही क्यों नहीं, भय से हो या भाव से, हम रेगुलरिटी मेंटेन करें और उससे वेल्दी हो जाए। तो वेल्दी होने की जो है, वेल्दी होने की जो कुंजी है, वो यील्ड में नहीं है, वो आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स में नहीं है, या ब्याज के दर में, रिटर्न्स में नहीं है। तो वो किस में है? वो कुंजी रेगुलरिटी में है। ठीक है। तो इसके साथ मैं आज का जो प्रोग्राम है, संडे का फंडा, आज का यहीं पे खत्म करते हैं, शायद टाइम हो चुका है। मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर। आपको थैंक यू। अगर बात थैंक यू सर। आप बात पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। हाँ सर, कुछ पूछना था। यस विलास जी। सर ये पूछना था कि अगर समझो एलआईसी से अपने को इसको रेगुलर मेंटेन करते हैं, तो जी। इतनी सारी पूंजी जी किस तरीके से हासिल हो सकती है? जी फिर से दोहराइए, आवाज आपका ठीक से अगर समझो ये कहीं और नहीं और एलआईसी से ही इसको प्राप्त करना है, तो इसका क्या तरीका है इतनी सारी पूंजी जमा करने का? एक ही बारी में इसको अगर हम एक पहली स्टिक खड़ी कर देते हैं और छोटा छोटा तरीके से आखिरी वाले 20 साल में इतनी सारी पूंजी हम एक ही साथ में जो खड़ी करने वाले आपने बात बताई, और तकरीबन समझो 6% 4,80,00,000 रुपए का जो आपने पूरा बाइफरकेशन दिया हुआ है, एलआईसी से किस तरीके से हासिल हो सकता है? एलआईसी के एंडोमेंट प्लान में इस तरीके से पैसा मिल सकता है।
ओके, वो एक ही बारी में उसको जमा करना है? नहीं नहीं, ऐसे एवरी ईयर बात किया ना हमने, एवरी ईयर एक ही बार जमा करने का भी तरीका उसमें है। उसमें हालांकि उसमें और कम भरना पड़ेगा, 2,40,00,000 भरने की जरूरत नहीं आएगी। ओके। सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट हम जिसको बोलते हैं, वो भी फैसिलिटी वहां पे अवेलेबल है। हाँ, मतलब एक ही बारी आप खड़ा कर दो उसको, ताकि उसके जो किस्तें हैं आपको हर साल मिलते रहें। इस तरीके से हो सकता है या फिर और कोई और तरीका है? वो भी हो सकता है। आपको हर साल पैसे चाहिए, वो चाहिए तो हमारे पास पेंशन प्लान जीवन अक्षय या जीवन शांति है। एक ही बार पैसे भरो और हर साल या हर महीना भी पॉसिबल है, हर महीना भी आप उसमें से रिटर्न्स जिंदगी भर के लिए गारंटेड ले सकते। ओके ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you. Anybody else wants to ask any question, or let us end the session, conclude the session? Conclude करें? Yes, thank you once again. फिर मिलते हैं एक नए फंडे के साथ अगले संडे का फंडा। अगला हमारा प्रिंसिपल, फोर्थ प्रिंसिपल। अभी तक हमने 3 प्रिंसिपल देखे, सॉरी 2 ही प्रिंसिपल अभी तक हमने देखे कि सेविंग का फॉर्मूला, राइट फॉर्मूला क्या है, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस, ये पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल हमने देखा कि रेगुलरिटी इज की टू वेल्थ। आइए अगले संडे को मिलते हैं तीसरे प्रिंसिपल के साथ, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच। Thank you.